हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर से हम कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में बार बार आते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक से हमने हर एक टॉपिक से इम्पोर्टेंट प्रश्नों को निकाला है जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं। 30 प्रश्नों को हमने पहले वाले वीडियो में देखे थे और उनको सॉल्व किया था। आज प्रश्न क्रमांक 31 से हम स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्न है, आप देख सकते हैं, विशिष्ट चालकता की गणना के लिए कौन सा भौतिक गुण आवश्यक नहीं है। तो इसमें से जो प्रेशर होता है, दबाव जो होता है, वो आवश्यक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। तो किसी पदार्थ का वह गुणधर्म जो विद्युत प्रवाह का विरोध करता है उसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं। तो सही ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है, अतिचालकों का उपयोग होता है। तो इसका उपयोग होता है चुंबकीय प्रवाह के नियंत्रण में। तो सही ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है, शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता कहलाती है। तो अनंत अनुता पर मोलर चालकता कहलाती है। तो सही ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो बी ऑप्शन इसका सही है, ओम मीटर। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ाने पर धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ती है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, यदि किसी चालक की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध होगा। तो हम जानते हैं R बराबर रो एल बटे ए। तो लंबाई को यदि हम 2 गुना कर दें और क्षेत्रफल को आधा कर दें तो 2 ऊपर जाएंगे तो 2 गुणित 2 4 गुना हो जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है, मोलर चालकता को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है। तो इसे लैम्डा एम से व्यक्त करते हैं। मोलर चालकता को निम्न में से किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है। तो वो सूत्र होता है लैम्डा एम इंटू वी। वी बराबर है विद्युत अपघट्ट के विलयन का आयतन जो 1 मोल का है। अगला प्रश्न है, विलयन को तनु करने पर चालकता। तो अभी हमने देखा है कि जो मोलर चालकता होती है वो आयतन या बी के समानुपाती होती है। तो तनुता बढ़ाने पर उसकी मोलर चालकता भी क्या होगी, बढ़ेगी। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता को क्या कहते हैं। तो उसे हम सीमांत मोलर चालकता या अनंत अनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। अगला प्रश्न है, मोलर चालकता से आप क्या समझते हैं। तो मोलर चालकता होती है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्ट के विलयन द्वारा प्रदत्त कुल चालकता। इसे हम कहते हैं मोलर चालकता। तो 1 मोल जो विद्युत अपघट्ट होगा उसका जो विलयन होगा, उस विलयन में जो आयनों की चालकता होती है उसी को हम मोलर चालकता कहते हैं। अगला प्रश्न है, तुल्यांक चालकता को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है। तो इसे लैम्डा ई क्यू के द्वारा बताया जाता है, इक्विवेलेंट। तो सही ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटनी चालकता किस पर निर्भर करती है। तो ये निर्भर करती है तापमान, आयन की प्रकृति और सांद्रता पर। अगला प्रश्न है, धात्विक चालक की चालकता किस पर निर्भर करती है। तो वो निर्भर करती है तापमान पर। तुल्यांकी चालकता से आप क्या समझते हैं। तो तुल्यांकी चालकता जो होती है वो 1 ग्राम तुल्यांक मात्रा वाले इलेक्ट्रोलाइट के विलयन द्वारा प्रदत्त चालकता। तो 1 ग्राम तुल्यांकी भार वाले जो विद्युत अपघट्ट का विलयन होता है
उसमें उपस्थित आयनों की जो चालकता होती है उसे हम तुल्यांक की चालकता कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, कोलराउश के नियम के अनुसार प्रत्येक आयन का योगदान स्वतंत्र और जोड़ने योग्य होता है। तो कोलराउश ने नियम दिया है कि जो चालकता जो होती है वो चालकता विलयन में उपस्थित जो आयन होंगे धन आयन और ऋण आयन के योग के बराबर होगी। तो बी ऑप्शन इसका सही है। कोलराउश के नियम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, कोलराउश का नियम लागू होता है। तो यह लागू होता है अनंत अनुता पर या सीमांत अनुता पर। तो सही ऑप्शन होगा सी, अनंत अनुता पर किसी भी जो विलयन है उसकी मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, फेराडे के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत अपघटन में जमा पदार्थ की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो वो निर्भर करती है प्रवाहित विद्युत आवेश के, क्योंकि प्रथम नियम जो होता है वो W बराबर Q होता है। आवेश की मात्रा बढ़ाने पर जो इलेक्ट्रोड होगा उस इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ जमा होगा वो उसके बराबर ही होगा। अगला प्रश्न है, फेराडे का प्रथम नियम निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, W बराबर Q होता है और Q बराबर हम जानते हैं IT। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो W बराबर ZIT हो जाता है। Z यहाँ पर विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। I बराबर यहाँ विद्युत धारा है जो एम्पियर में हम नापते हैं और T बराबर समय है जिसे हम सेकंड में नापा जाता है। अगला प्रश्न है, फेराडे के प्रथम नियम में प्रयुक्त Z किसे दर्शाता है? तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, फेराडे विद्युत प्रवाहित करने पर तांबा का कितना द्रव्यमान निकलेगा? यहाँ पर उसका द्रव्यमान दिया गया है कॉपर का 63.5। हम जानते हैं कि जो द्रव्यमान होता है कॉपर जो होता है उसका ऑक्सीकरण अवस्था 2 होती है, जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है वो 2 होता है। तो जो तुल्यांकी भार होता है वो तुल्यांकी भार को ज्ञात करने के लिए हम जो परमाणु भार होगा कॉपर का उसमें 2 का भाग लगा देंगे। तो जो भी आंसर आएगा वो इसके डिवाइड करने के बाद ही आएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन दे रखा है आप देख सकते हैं, ए ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर परमाणु भार जो है वो 63.5 है और जो आयनों का या इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज होगा वो 2 होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी। तो यहाँ पर हम 2 का जब भाग लगाएंगे तो जो मात्रा आएगी वो 31.75 आएगी, क्योंकि जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रोड पर जो जमा होगा पदार्थ वो उसके तुल्यांकी भार के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो ये मात्रा दी गई है ये मात्रा हमें इलेक्ट्रोड पर प्राप्त हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। इसी प्रकार यदि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 2 फेराडे विद्युत प्रवाहित की जाए तो फेराडे जो Fe3+ आयन से कितना लोहा निकलेगा? तो यहाँ पर बताया गया है कि यदि हम 2 फेराडे का विद्युत प्रवाह किसी ऐसे विलयन में करते हैं जिसमें Fe3+ आयन उपस्थित है तो उससे कितना लोहा निकलेगा? तो हमें जो द्रव्यमान बताया गया है लोहे का 56 होता है, इसमें 3+ आयन है तो 3+ आयन को ये ग्रहण करेगा, तो 56/3 करके हम इसका जो मात्रा है लोहे की वो निकाल सकते हैं। क्योंकि तुल्यांकी भार को निकालने के लिए जो तुल्यांकी भार होता है EW से हम व्यक्त करते हैं तो वो होता है भार बटे जो
संयोजकता कारक होता है उसका हमको भाग लगाते हैं, जिसे हम वैलेंसी फैक्टर कहते हैं। तो इसमें वैलेंसी फैक्टर 3 है, 3+ आयन है, भार है 56। तो जैसे आप 56 में 3 का भाग लगाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसका बी आंसर हमको मिलेगा। तो सही आंसर होगा बी। इसका हल भी आप देख सकते हैं। ये फैराडे के द्वितीय नियम से सवाल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 फैराडे के लिए हमको 18 मिलेगा, जबकि वहाँ पर 2 फैराडे के लिए पूछा है तो हम 2 का इंटू कर देंगे। 1 फैराडे के लिए ये मान है तो 2 फैराडे के लिए हमें 37.33 ग्राम प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार यदि एक जैसी विद्युत मात्रा 2 विभिन्न इलेक्ट्रोलाइटों में प्रवाहित की जाए तो निकले पदार्थों का द्रव्यमान होगा। तो यहाँ पर हमको पूछा गया है कि एक ही पात्र में 2 विलयन हैं और 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं, तो जो पदार्थ एकत्रित होगा इलेक्ट्रोड पर उसका क्या द्रव्यमान होगा। तो वो द्रव्यमान होगा उनके तुल्यांकी भार के अनुपात के, क्योंकि द्वितीय नियम कहता है जो पदार्थ की मात्रा एकत्रित होगी वो उसके तुल्यांकी भार के बराबर होगी। तो यहाँ पर 1 विलयन के लिए एक तुल्यांकी भार ज्ञात करना होगा, जबकि यहाँ पर 2 विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट है तो वो तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं W1/W2। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट EW1/EW2। तो यहाँ पर ये जो है तुल्यांकी भार है और ये पदार्थ का द्रव्यमान है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि समान मात्रा की विद्युत Fe3+ और कॉपर 2+ के विलयनों से प्रवाहित की जाती है तो जमा होने वाले आयरन और कॉपर के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा। तो अभी हमने देखा है कि आयरन में 3 का भाग लगाएंगे हम, आयरन का जो द्रव्यमान होगा, और कॉपर के द्रव्यमान में हम 2 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सही ऑप्शन होगा सी, क्योंकि आयरन का दिया गया है यहाँ पर 56 जो द्रव्यमान है आयरन का, और कॉपर का होता है 63.5। तो इसमें जब हम 2 का भाग लगाएंगे इनके धन आयन का तो हमें तुल्यांकी भार मिल जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार जमा द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है। तो अभी हमने देखा है पदार्थ के तुल्यांकी भार पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो अम्ल और क्षार होते हैं, वो दुर्बल होते हैं। तो यहाँ पर एसिडिक अम्ल जो है वो दुर्बल विद्युत अपघट्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक जल में आंशिक रूप से आयनित होता है। तो जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं वो आंशिक रूप से आयनों में टूटते हैं, कम मात्रा में आयनों में टूटेंगे। तो ऐसे विद्युत अपघट्य को हम दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं, और जो 100% आयनों में टूट जाते हैं उन्हें हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल विद्युत अपघटकों का सही समूह कौन सा है। तो इसमें सबसे दुर्बल होगा सी ऑप्शन, एसिडिक अम्ल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड। ये दुर्बल विद्युत अपघट्य के उदाहरण हैं। तो सही ऑप्शन होगा सी। तो आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की है। अगले कुछ और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।